हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा 24 पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे सीटेट का एक टॉपिक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अधिगम से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो उस टॉपिक को, अधिगम के टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि अधिगम इंग्लिश में बोले तो लर्निंग। तो अधिगम होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो अधिगम मीन्स होता है, हमारा हिंदी में बोल सकते हैं, अधिगम मीन्स होता है सीखना। और सीखने की प्रक्रिया को ही हम अगर आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो मनोविज्ञान में उसको अधिगम, सीखने को ही अधिगम बोला जाता है। ठीक है, मीटिंग के हम जब क्षेत्र में आते हैं तो सीखने की क्रिया को ही अधिगम बोला जाता है। तो सीखना क्या होता है, तो सीखना को हम लोग समझेंगे कि अधिगम मीन्स सीखना जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा अधिगम है, जो हम कुछ भी सीखते हैं वो प्रत्येक दिन हम सीखते हैं, प्रत्येक समय, हमेशा, प्रत्येक मिनट हम कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। जो नया ट्राई करते रहते हैं वही हमारा अधिगम होता है। और ये प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली होती है। हमेशा व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से ही सीखता है। ये भी हम सबको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति कहाँ से सीखता है, हमारा जो परिस्थिति है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसी से हमेशा हम कुछ न कुछ सीखा करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, जहाँ पर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम उसी से सीखते हैं और उसी एनवायरनमेंट के प्रति के तरीके से हमारे अंदर जो है परिवर्तन होता रहता है। और यही सीखना है, जो हमारे में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीखना बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के परिवर्तन लाना ही सीखना है। ठीक है, ये हमारे व्यवहार में जो है परिवर्तन लाया जाता है। जो हमारे व्यवहार में जिस परिस्थिति के वजह से परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सीखना बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सीखने के उद्देश्य को लेकर के। तो सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया, एडोप्टेशन की प्रक्रिया, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो इसको हम लोग समझे कि सीखना कैसे अनुकूलन है। सीखना जो हमारा कैसे चलता है, प्रत्येक परिस्थिति में चलने वाली क्रिया है। और जब हम किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें व्यवस्थित कर लेंगे, जैसे एक बच्चा है और अपने आप को वह किसी स्कूल में जाता है, एडमिशन होता है, तो वहाँ पर अपने स्कूल के अकॉर्डिंग वो अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित कर लेता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है स्कूल के तौर पे अपने आप को अनुकूलित कर चुका है। तो वो बच्चा जो सीखा है अनुकूलन करना, वो जो अपने आप को समायोजित कर चुका है उस स्कूल के प्रति, वही हो गया है बच्चा का सीखना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सीखना सार्वभौमिक क्यों बोला गया है, यूनिवर्सल। तो ये सीखना जो होता है हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सीख सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में सीख सकते हैं, या किसी भी पर्सन से सीख सकते हैं। तो जब हम कहीं भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं हम यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन क्यों बोला गया है। सपोज दैट आप लोग मानिएगा कि एक बच्चा है, वही स्कूल वाली बात कि बच्चा अगर स्कूल में जाता है, उससे पहले बच्चा घर में रहता है। तो घर में रहता है बच्चा तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। जब उसका हम एडमिशन करा देते हैं और बच्चा स्कूल में जाने लगता है तो उसका जो होता है बिहेवियर कुछ और हो जाता है। तो दोनों बिहेवियर में जो परिवर्तन आया है, स्कूल से घर का, घर से स्कूल का, उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सीखना। वो परिवर्तन जो आया है उसके व्यवहार में आया है। और यही एक है मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड, वो अपने परिभाषा में भी बताते हैं कि व्यवहार के द्वारा आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। क्योंकि बच्चा अपने व्यवहार के द्वारा ही सीखेगा और उसके व्यवहार के द्वारा सीखने के बाद ही उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो माइंड में ही चलता है सर्वप्रथम। तो सीखना भी है, तो सीखने की क्रिया भी है, सबसे पहले कहाँ चलेगी, तो हमारे माइंड में ही चलेगी। तो ये मानसिक प्रक्रिया हो ही जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का
अर्जन पर अधिक बल देना होता है। ठीक है, स्कूल में जो है हम अधिगम करते हैं वो किस पर्यावरण से प्रेरित होकर करते हैं, स्कूल के परिवेश में ही सीखते हैं। और जो हम स्कूल में कोई भी कौशल और ज्ञान पर को जो है हम बच्चों के साथ सीखते हैं, क्योंकि हम अकेले तो वहाँ होते नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सहभागिता होता है। और सहभागिता में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सीखना होता है बहुत ही बेहतर ढंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेजिंग करता है। ठीक है, तो हम जो हमारा सार्थक अधिगम होता है, देखिएगा अधिगम भी बहुत तरीके के होते हैं। तो अगर निरर्थक अधिगम और सार्थक अधिगम का बात किया जाए तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सीटेट का। अगर हम लोगों का सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारा हो गया सार्थक अधिगम। और हम अगर सीटेट के जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ के कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ज्ञान तो होगा लेकिन वो हमारा सार्थक अधिगम नहीं होगा, वो हमारा निरर्थक उस टाइम के लिए हो जाएगा अगर जिस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा कि सार्थक अधिगम एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम सार्थक अधिगम करेंगे तो जो हमारी समस्या रहेगा प्रेजेंट टाइम में, जो आगे हमारे जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए हमको विचार करने में, उसको सॉल्व करने में हमको बहुत ही मदद करेगा, जिससे हम प्रोत्साहित होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वतः निर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड जो अधिगम होता है, बच्चा अगर खुद से कर रहा है, स्वयं अपने हाथों द्वारा कर रहा है, तो अधिगम जो होगा वो सीखेगा, वो सार्थक और प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा एनसीएफ भी बोलता है कि आओ करके सीखे, बच्चों को करने पे प्रोत्साहित करता है कि जब तक बच्चा खुद से करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण होता है। वही बात हो गया, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब आओ करके सीखें। बच्चा जब खुद से करके सीखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा और जब इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चे के लिए तो अधिक से अधिक सीखेगा। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चा को जितना ज़्यादा हम इन्वायरमेंट सीखने का देंगे तो वो अच्छा से सीखेगा। और सामाजिक अवसर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक सामाजिक कार्य जो विद्यालय में हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में वो जो है स्वतंत्रता के दिवस के रूप में, महात्मा गांधी के जन्मदिन के उत्सव पर या टीचर्स डे के उत्सव पर जो हम एक कार्यक्रम करवाते हैं, भागीदारी देते हैं, उसमें बच्चा जो है सामूहिक रूप से बहुत कुछ सीखता है, बुक के अलावा, बुक से बाहर के जीवन के बारे में भी। नेक्स्ट है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो हम सभी जानते ही हैं कि अधिगम क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और सीखना सिखाना तो अकेले में होगा नहीं, उसके लिए किसी पर्सन की, किसी भी फ्रेंड हो, पास पड़ोसी, माता पिता, टीचर्स, किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो जब एक से अधिक जहाँ पे लोग होंगे तो वो सामाजिक क्रिया हो ही जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी का सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। देखिएगा ये भी मेन पॉइंट होता है अधिगम सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए बच्चा को वहाँ पे सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए बच्चे की। पहले की जो हमारी पढ़ाई होती थी वो होता था टीचर के थ्रू, शिक्षक केंद्रित होता था जिसको बोलते थे, जिसमें बच्चा क्या होता था चुपचाप सुनता था या फिर नकल करके जो ब्लैक बोर्डिंग कराया जाता था उसको उतार लेता था अपनी कॉपी पे। तो वो अब हमारे यहाँ नहीं होता, उसको बंद कर दिया गया है। तो सक्रिय भागीदारी, इसमें बाल केंद्रित जो हमारी शिक्षा हो गई है, इसमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी किया जाता है। बीच बीच में अगर क्वेश्चंस किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा या बीच बीच में कोई रोचक बातें बताई जाती जिससे बच्चा सक्रिय होकर के पढ़े तो वो हमारा अधिगम क्या होगा, प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, जिसको एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, सार्थक अधिगम हम जानते ही हैं, किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू हम जो पढ़ाई करते हैं वो सार्थक अधिगम हो गया। उसमें विश्लेषण जो होता है, हम किसी भी चीज़ों को बारीकी से तोड़ तोड़ के जो पढ़ते हैं वो हो गया हमारा विश्लेषण। समालोचनात्मक हो गया कि उसका आलोचना और उसकी विशेषता दोनों के जो है परिप्रेक्ष्य में हम बातें करते हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं। जैसे एक तरफ होता है सत्य और सत्य, दोनों चीज़ों पे जो हम डिस्कस करते हैं वो हो गया हमारा समालोचनात्मक। यानी समस्या समाधान करने के लिए एनालिसिस होता है,
क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्रिया जो भी होती है सार्थक अधिगम के तौर पे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग अधिगम को जान लिए। तो अधिगम क्या होता है ये तो हम समझ लिए सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि अधिगम जो है सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। और देखिएगा आगे दिया है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र को समझेंगे, कर्व ऑफ लर्निंग। तो कर्व ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो इसको देखिएगा कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी भी माध्यम जैसे कि ग्राफ, आरेख, ETC से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, जब अधिगम की मात्रा जो हम सीख रहे हैं इसकी मात्रा जो हुआ है, चाहे हमारे सीखने का जो प्रभाव है या क्षमता है, उसको हम किसी न किसी के माध्यम से तो दिखाएंगे। हमने क्या सीखा है, इस चीज़ को हम किसी और के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये चीज़ पॉइंट उठता है। तो उसके लिए हम कोई ग्राफ, आरेख या किसी भी माध्यम से अगर हम बताएंगे किसी भी पर्सन को हमने आज में हम क्या थे, कल में हमारे अंदर क्या चेंजिंग आई है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक आरेख या ग्राफ का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता, न्यूनतम या अधिकता से क्या मतलब होगा कि अधिगम दोनों तरफ होगा, या तो हम कुछ सीखेंगे अच्छा या कुछ नहीं भी सीखेंगे कुछ। तो जो सीखेंगे वो हमारा हो गया न्यूनता, अधिकता, और जो नहीं सीख पाए, थोड़ा कम सीखे, तो वो हमारा हो गया न्यूनता। तो दोनों स्थिति जो है, और शून्य भी होता है जब हम कुछ नहीं भी सीखते हैं। तो अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। देखते हैं अधिगम वक्र में कौन सा 4 प्रकार होता है। तो सरल रेखीय वक्र। तो जो सरल रेखीय वक्र होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सीखने की गति समान होती है, इसको हम सरल रेखीय बोल सकते हैं कि इसमें जो सीखने की गति होती है वो सरल रेखीय होती है। जैसे कि हमने ग्राफ में देखा है, यहाँ से बच्चा समझिएगा कि LKG UKG जो है 1 2 3 करके क्लास आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था सरल रेखीय वक्र, तो देखिएगा इसमें एक लाइन बनी हुई स्ट्रेट। तो इसमें जो होता है 1 2 3 क्लास का बच्चा जो एक समान गति से जो है वो जो अपना बढ़ता जाता है, विकास करता जाता है, अधिगम करता जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सरल रेखीय। सीखने की गति क्या है, इसमें एक समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, बच्चा अभी जो है फर्स्ट क्लास में है, तो उसका जो है रिजल्ट आया है 90%। अगर वही सेकेंड क्लास में भी गया तो अभी भी आया है 90%। थर्ड में है तो 90% है, तो 91 हो गया, 92 हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं जो 90-90 आ रहा है तो वो हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो जो कर्व कर रहा है, जो सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, उसकी गति जो है एक समान है। तो वो एक समान जो जाती है उसको बोलेंगे हम सरल रेखीय गति। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है दूसरा पॉइंट है कि उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है, तो इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें जो पढ़ने की जिज्ञासा होती है वो तेज होती है, और बाद में हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे जो होती है ऊपर जाते जाते वो थोड़ा बच्चा पढ़ने में कम रुचि दिखाता है, या फिर उसकी सीखने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उन्नतोदर वक्र, जिसको ग्राफ में भी दिखाया हुआ कि बच्चा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है, तेजी में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते उसका जो है अधिगम की गति थोड़ा धीमी हो गई है, जिसको हम बोलेंगे उन्नतोदर वक्र। जिसमें फिर थर्ड पॉइंट दिया है कि नतोदर वक्र होता है, जो कि हम 4 पॉइंट पढ़े थे कि अधिगम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था कौन, सरल, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, और तीसरा है नतोदर वक्र। तो नतोदर वक्र में क्या होता है कि इसमें जो होती है गति सेम इसका उल्टा होता है उन्नतोदर वक्र का। इसमें सीखने में शुरू में जो गति होती है वो धीमी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति जो होता है तेज होना शुरू हो जाता है। उसे उच्चतम या नतोदर वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो नतोदर वक्र का फॉर एग्जांपल लीजिएगा, छोटा बच्चा होता है, अभी हो सकता है खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट न रखता है पढ़ाई में, तो उसकी जो गति होती है वो धीमी होती है, अपना पढ़ना जाता है, उसको पता नहीं है कि आगे चल के इस पढ़ाई का हमको क्या यूज करना है, तो उस समय लेकिन उसके ऊपर अब कोई प्रेशर पड़ जाता है कि तुमको ये पढ़ करके आगे ये बनना है, या आगे उसको पता चलता है कि हमको पढ़ाई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो अपना पढ़ाई की गति जो है सीखने की गति तेज कर देता है, तो आगे चल कर के बहुत फास्ट पढ़ने लगता है, गति जो होती है उसकी तेज हो जाती है,
तो उसको हम बोलते हैं कि नतोदर वक्र। ठीक है, और उसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मिश्रित अधिगम। मिश्रित अधिगम क्या होता है कि ये सबका मिला जुला रूप होता है कि इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी गति की अधिगम तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है और यह वक्र जो होता है उन्नतोदर या नतोदर वक्र का मिला जुला होता है। ठीक है, हम इसको मिला जुला, मिश्रित है तो मिला जुला बोल सकते हैं, दोनों का, नतोदर और उन्नतोदर वक्र का। तो इसमें बच्चा जो होता है उसको अगर हम कोई पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, बोलते हैं ना, अगर हम कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हम 2 दिन बहुत मन से पढ़ते हैं, फिर जो हमारा गति होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, अपने रियल वाले टाइम पे आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि अभी हमको कोई मोटिवेशनल मिल गया तो हम पढ़ने लगे और 2 दिन के बाद वो नशा उतर गया तो फिर बंद हो गया, तो वो हो गया हमारा मिश्रित। अगर एग्ज़ाम का ही रहता है टाइम तो एग्ज़ाम आया तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, या फिर एग्ज़ाम नहीं रहता तो नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया ये हो गया मिश्रित अधिगम का। और नेक्स्ट देखिएगा कि अधिगम में पठार। अधिगम में पठार भी आता है। पठार का मतलब जो होता है रुकावट। ठीक है, तो अधिगम में रुकावट किस तरह से आता है ये हम जानेंगे कि अधिगम पठार क्या होता है। तो इसमें सीखने की गति रुक जाती है। ठीक है, और यानी उसमें न तो उन्नति होती है न ही अवनति होती है। तो अधिगम का पठार में अधिगम की गति क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कैसे, तो समझिएगा कि अधिगम तो सीखना हो गया और पठार का मतलब हो गया रुकावट। तो अधिगम में रुकावट कब आती है, जब कोई बच्चा है वो अपनी रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, सोचिएगा जब वो मैट्रिक या इंटर मैट्रिक जो पास आउट हुआ है बच्चा, उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गया उसके घर में, या उसको कोई प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से वो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बच्चे का जो पढ़ाई वहाँ पे रुक गया उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि उसके अधिगम में है जो पठार आ गया है। तो उसका देखिएगा दूसरा होगा, उसमें पॉइंट लिखा है यहाँ पे ना कि उसमें जो होता है अवनति और उन्नति दोनों में से कुछ नहीं होता है। तो जब बच्चा रुक गया इंटरमीडिएट या हाई स्कूल करके, तो बच्चा ना तो आगे पढ़ रहा है ना तो पीछे जा रहा है, तो उसका जो अधिगम का पठार है, अधिगम की जो गति है वो 0 हो जाती है। वहाँ पे बच्चा जो है ना कुछ सीख रहा है और ना वो पीछे जा रहा है, तो वो होता है अधिगम में पठार। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं, किस प्रकार होता है, शिक्षण का स्तर होता क्या है। तो शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। तो देखिएगा, स्मृति होता है, बोध स्तर होता है, और कौन सा होता है, ठीक है, तो स्मृति, बोध और जो है चिंतन स्तर होता है। 3 स्तर होते हैं। तो शिक्षण के तीनों स्तर को जानेंगे कि यह किन्होंने दिया है, तो हर्बर्ट ने दिया गया है, दिए हैं स्मृति स्तर को। तो स्मृति मीन्स होता है मेमोरी, और मेमोरी जो होता है बच्चों के लिए होता है। ये हमारा स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इस स्तर में बच्चों के रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, मेमोरी लेवल का जो शिक्षण होता है वो रटने पर बल देता है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। निचला स्तर क्यों बोला गया है कि ये बच्चों के लिए होता है, इसलिए इसको निचला स्तर बोला गया है। और इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो छोटा बच्चा होता है अभी वो क्या करता है, उसको पढ़ने से याद करने, उसको चीज़ों को याद करना रहता है, चाहे क ख ग घ हो या कोई पोयम हो या फिर कोई कहानी हो, उसको वो रटता है, याद करता है, अपने मेमोरी में फिट कर लेता है। छोटा बच्चा ऐसा होता है कि अगर टीचर अगर गलत भी पढ़ाए तो बच्चा वो गलत चीज़ों को याद कर लेता है। और घर पे आप कितना भी बोलिएगा, मम्मी पापा पेरेंट्स कोई भी बोलता है कि वो चीज़ गलत है तो नहीं, वो बच्चा यही कहेगा कि हमारे सर ने पढ़ाया है, वो गलत नहीं पढ़ा सकते, जो पढ़ाएं वो वही सही है। इसलिए जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है वो सोच समझ करके सही चीज़ों को बताया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है उस समय स्टोर करता रहता है, उसका मेमोरी में वो फिट हो जाता है। तो यह छोटी कहानियों के लिए होता है, छोटी छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जहाँ पे हम पोयम वगैरह जो है काउंटिंग, गिनती, पहाड़ा, क ख ग घ ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो बच्चों को याद करवाते हैं। तो उसके लिए जो होता है स्मृति स्तर का शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बोध स्तर, दूसरा स्टेज जो है तो ये स्मृति से थोड़ा सा ऊंचा होता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। तो यह किसने दिया है, तो मॉरिसन ने दिया है। कौन सा, तो समझ बोध स्तर जो है, बोध का स्तर।
और यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। कुछ ऊंचा तो जो हमारा स्मृति स्तर था वो 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों तक हो सकता है, और ये जो बोध स्तर होता है ये 6 to 8 हम मान सकते हैं। तो 6 to 8 बच्चों में जो इतना तो समझ होता है कि वह क्या बताया जा रहा है, क्या टीचर के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको वो समझ सकते हैं। समझ के उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस तरह में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है, जब स्मृति स्तर से ऊपर आ गए हैं बोध स्तर में, तो यहाँ पे रटना छोड़ करके समझने पर बल दिया जाएगा। और इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वो इस तरह प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। ठीक है, जब बोध स्तर आ गया, बच्चा समझ रहा है चीज़ों को, तो वो जो समझ जाएगा तो उसको दोबारा अपने आप भी तो कर सकता है। जब बच्चा जान गया कि हमको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आ गया है तो उसको क्या करेगा, वो अपने आप से फिर उसका प्रति उत्तर भी देगा, उसको अपने व्यवहार में भी प्रयोग करेगा। किसके माध्यम से? बोध के माध्यम से, समझ के माध्यम से उसको क्या करेगा, खुद भी उसका आंसर बताने में वो सक्षम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर क्या होता है ये जानेंगे। तो जो चिंतन स्तर होता है यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर होता है। चिंतन स्तर को हम ऊंचा स्तर क्यों बोलते हैं? तो इसमें जो होता है चिंतन क्या होता है, वो दिखने वाला प्रोसेस तो होता नहीं है, ये माइंड में प्रोसेस होता है। जो चिंतन होता है, थिंकिंग होता है। तो जब जो माइंड में चीज़ें होती है वो अमूर्त होती हैं। ठीक है, तो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो है चिंतन कर रहा है। और चिंतन करने के लिए इसका जो एज होता है 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए होता है चिंतन का। और इसमें दिया है कि यह इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। तो जब बच्चा चिंतन कर रहा है, जो चीज़ सामने उसका नहीं दिख रहा है वो भी उस पर भी वर्क कर ले रहा है, गुणा गणित वो भी अपने माइंड में प्रोसेस, मैथ का जो क्वेश्चंस हो रहा है उसको गुणा गणित वाला उसको माइंड में ही हल कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा पूर्ण रूप से उसको अवसर मिलेगा ही अपने जो है मानसिक शक्तियों का यूज करने का, चिंतन करने का। नेक्स्ट है कि इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर स्वतंत्र रूप से उस पर चिंतन और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, पहले तो बच्चों को हम क्या देते हैं, किसी भी सिद्धांत को प्रूव करते हैं, उसको समझाते हैं, बच्चों को जानकारी देते हैं और फिर उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं उसमें चिंतन करने के लिए और उसका कंक्लूजन निकालने के लिए खुद से, कि बच्चा खुद से उसको सोचे कि कैसे हम इस नियम को, सिद्धांत को हल किए हैं और हल करने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला है। ये प्रोसेस जो होता है बच्चा खुद अपने माइंड में करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण तो हम लोग बीएड बीटीसी जो भी किए होंगे उसमें हम लोग को कौशल मिला ही होगा टीचिंग कराने के लिए। माइक्रो टीचिंग, तो उसमें जो होता है माइक्रो टीचिंग क्या किया जाता है, ये बच्चों के लिए नहीं होता है, ये बच्चों के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, तो एक अध्यापक के लिए, शिक्षण के लिए, जो भावी शिक्षण होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके लिए होता है। कि सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया है। ठीक है, तो जब ये सूक्ष्म शिक्षण होता है ये टीचरों के लिए होता है। तो टीचरों के लिए सूक्ष्म क्यों बोला गया है, क्योंकि जब टीचर का हम लोग चेक करते हैं कि वो पढ़ाने के लिए सही है या नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको 36 मिनट का क्लास में ही बस टीचर को जज करें कि वो सही से पढ़ा रहा है कि नहीं। हम उसको कम समय में भी उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसलिए जो है तो सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ठीक है, वही पॉइंट आया कि जो है कम समय में अधिक दक्षता का मतलब, अगर कम समय में टीचरों का जो है जो कमियां होंगी उनको निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दक्षता प्राप्त हो सकती है। और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। ये सब जो कौशल होता है टीचरों के अंदर जो है वो विकसित किया जाता है। जैसे श्यामपट्ट ब्लैक बोर्डिंग कैसे किया जाता है, जो हमारा लिखावट हो वो सुंदर हो, सीधी हो, और खड़े रहने का कैसे खड़ा रहा जाता है ब्लैक बोर्ड के सामने, और कैसे पुनर्बलन कौशल में पुनर्बलन बच्चों को फीडबैक कैसे दिया जाता है, बच्चों से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, पढ़ाया कैसे जाता है, ये सब चीज़ें जो होता है सूक्ष्म शिक्षण के थ्रू बच्चों टीचर को सिखाया जाता है, भावी टीचर जो होते हैं।
नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, किन की प्रक्रिया से होकर के ये माइक्रो टीचिंग को गुजरना पड़ता है। तो पहले तो पाठ्य योजना निर्माण, पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कोई भी टीचर है, हम अगर जाते हैं पढ़ाने के लिए तो हमको एक जो हमको क्लास लेना रहता है उसका हम प्रारूप तैयार करते हैं कि हम जा करके कौन कौन सा जो हमको टॉपिक कवर करना है और कितना समय देना है किस टॉपिक पे। तो ये निर्माण करता है टीचर क्लास में जाने से पहले। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, ठीक है। एक टीचर के लिए वो आएगा, जो भी वो पाठ्य योजना बनाया है उसके अनुरूप जो है क्लास में टीचिंग कराएगा और उसके लिए उसको 6 मिनट का समय दिया जाता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट। अब देखिएगा, टीचिंग कराने के बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है। टीचर बच्चों का फीडबैक लेगा और बच्चे जो है टीचर से लेंगे कि वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आएगा, और टीचर भी लेगा कि बच्चों को वो जो पढ़ाया है वो बच्चे समझे हैं कि नहीं समझे। इसके लिए वो 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। और पुनः पाठ योजना इसमें 12 मिनट का लगता है, ठीक है। अब बच्चों से फीडबैक मिला, जैसा भी फीडबैक मिला अच्छा बुरा, उसके बाद जो टीचर पुनः अपना जो पाठ्य योजना तैयार करता है उसके लिए वो 12 मिनट का समय लेता है और पुनः जा कर के उस चीज़ को, उस चैप्टर को, टॉपिक को पुनः शिक्षण फिर से करवाता है। किस हिसाब से जो बच्चों को फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग, बच्चा कितना समझा है नहीं समझा है उसके अकॉर्डिंग फिर टीचिंग कराता है वो 6 मिनट का। और उसके बाद दोबारा जो है प्रतिपुष्टि लेता है, दोबारा फीडबैक का समय लेता है 6 मिनट का। उसमें बच्चों से जो भी मिलता है फीडबैक उसको टोटली मिला करके ये 6 प्रक्रिया जो होती है वो मिल करके एक टीचिंग को, माइक्रो टीचिंग को कंप्लीट करती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा जो है अधिगम और शिक्षण और जो है सूक्ष्म शिक्षण, तीनों टॉपिक को हमने कम समय में जो है अच्छे से कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू।